हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर है टर्म फर्स्ट और 2021-22 सेशन जो है आपका, उसका ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। और क्लास 10th साइंस का ये सैम्पल पेपर है जिसका कोड है 086। स्टूडेंट्स, इस सैम्पल पेपर को हम 3 पार्ट्स में जो है कवर करेंगे, ठीक है। और अलग अलग पार्ट करेंगे। पार्ट ए जो आपके 24 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, एक वीडियो इसकी होगी। एक वीडियो में पार्ट 2 हम करेंगे जिसमें फिर से 24 क्वेश्चंस होंगे। और एक वीडियो होगी आपकी पार्ट सी जिसमें सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आपके रहेंगे। क्लियर है? क्योंकि एक वीडियो इसकी बहुत लंबी हो जाएगी और एक वीडियो को देख के वैसे ही आप डर जाओगे इतनी लंबी वीडियो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन जो है किया जाएगा। केवल आंसर्स पता होने से कुछ नहीं होता है, आपको समझना जरूरी है कि आंसर जो वो है वो क्यों आया है, उसके लिए ये वीडियो लंबी हो जाती है। टाइम आपका रहेगा 90 मिनट्स और जनरल इंस्ट्रक्शंस हम करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस होंगे आपके और सेक्शन ए में आपके 24 क्वेश्चंस रहेंगे। आपको 20 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने हैं न्यू पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग। सेक्शन बी आपके 24 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी है, आपके 12 क्वेश्चंस होंगे और आपको कोई 10 क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आपका पेपर जो है 3 सेक्शन में आएगा, ठीक है। और उसमें आपके 4 क्वेश्चंस की तो आपको चॉइस दी गई है सेक्शन ए और बी में, और 2 क्वेश्चंस की चॉइस दी गई है आपको थर्ड सी सेक्शन में। कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब हम सेक्शन ए करेंगे। सेक्शन ए आपको जो दिया गया है, द फर्स्ट अटेम्प्ट 20 क्वेश्चन वुड बी इवेलुएटेड, यानी यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि जो आपने 24 क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसमें से आपके फर्स्ट 20 जो है वो इवेलुएट किए जाएंगे। यानी जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट है वो क्वेश्चन आपको लास्ट में करने हैं। यानी 4 क्वेश्चन जिनका आपको डाउट है वो क्वेश्चन आप पहले 20 में अटेम्प्ट ना करें। क्लियर है? आप पहले 20 वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक। तो क्योंकि लास्ट के 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर इवेलुएट नहीं किए जाएंगे। क्लियर? ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। रीमा टुक 5 ml ऑफ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या रहेगा? PbNO3 होल ट्वाइस। PbNO3 होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला रहेगा। So in a beaker and added approximately 4 ml of potassium iodide, इसमें वो डालती है क्या? 4 ml पोटाशियम आयोडाइड। What would she observe? अब यहाँ से जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन क्या होगी? यहाँ से PbI2 बनेगा और पोटाशियम नाइट्रेट जो है वो निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी ये। यहाँ से जो PbI2 है ये जो है आपका येलो PPT बनेंगे। थोड़ा वीडियो आपकी लंबी रहेगी बच्चों, क्योंकि थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट आपके लिए। क्लियर? यहाँ पे PbI2 जो है इसके येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं। बी जो है यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है। एक जो है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया गया है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द गैस ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसमें आपको ये गैस जो है इसको आइडेंटिफाई करना है। एनसीईआरटी का ये डायग्राम दिया गया है। इसमें अगर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, तो बर्निंग दिखाई गई है, बर्निंग ऑफ गैस ए विद पॉप साउंड। तो आपको याद रखना है कि जब पॉप साउंड की बात की गई हो, पॉप साउंड की, तो वो गैस हाइड्रोजन गैस होती है। और अगर लाइम वाटर जो है वो कैसा दिखाया गया है? मिल्की है, तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस की टेस्ट जो है वो की जाती है, ठीक है। तो 2 ही ये टेस्ट आपके जो है सिलेबस में है। तो आपको यहाँ पर कौन सी है? पॉप साउंड दी गई है, तो ऑप्शन ए नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? हाइड्रोजन, ठीक है। ये गैस कौन सी है? ये गैस रहेगी आपकी हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, समझ के जो है क्वेश्चन करेंगे तो काफी कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको मेटल दी गई है, मेटल को आपने डाला डाइल्यूट HCl में, बनता क्या है? मेटल, सॉल्ट एंड गैस जो है वो निकलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कॉम्बिनेशन आर करेक्ट? आपको बताना है कि कौन से 2 कॉम्बिनेशन जो है इसमें करेक्ट रहने वाले हैं।
फर्स्ट आपको दिया गया है कॉपर जो है वो मेटल डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगी और गैस जो है वो इवोल्व होगी। क्लियर। सो इसमें जो आंसर रहेगा, देखिए कॉपर जो है वो कॉपर कम रिएक्टिव है। हाइड्रोजन को अगर आप देखें, हाइड्रोजन से नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर आता है, जिसके कारण ये हाइड्रोजन जो है वो नहीं निकाल सकती। ठीक है, ये HCl से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा कॉपर। सो ये भी गलत ऑप्शन हो गया आपका। आयरन जो है उसकी HCl के साथ रिएक्शन हो जाएगी, मैग्नीशियम की रिएक्शन होगी और हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी, लेकिन यहाँ पर नो लिखा हुआ है तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। जिंक जो है, जिंक की रिएक्शन होती है, ZnCl2 बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ से सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, तो डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसमें आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो बतानी है। आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है और इसमें सही जो ऑप्शन होगा वो आपका बी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे 3 जो है Fe के एटम है, 3 Fe के हैं। ऑक्सीजन को अगर आप देखेंगे तो 4 हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन के 4 2 जा 8 हो जाएंगे। तो आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्या दिया गया है, द ग्राफ गिवन बिलो डेपिक्ट एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये ग्राफ जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो कर रहा है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एसिड प्लस अल्कली गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। The pH of a solution changes as we add excess of acid to an alkali। ठीक है, pH of solution जो है वो चेंज हो जाती है अगर हम excess acid वो अल्कली के अंदर डालते हैं, यानी एक्सेस ऑफ एसिड बोला गया है। आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना है कि एक्सेस जो है वो आपको बोला गया है। अगर आप एक्सेस डालोगे तो क्या होगा, 7 पे तो जाके जो है क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन एक्सेस होगा तो यानी उसके अंदर जो एसिडिटी है वो क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन की वो इंक्रीज कर जाएगी। यानी यहाँ पर आपको बताना है विच लेटर डिनोट द एरिया ऑफ द ग्राफ वेयर बोथ एसिड एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट। जहां पर एसिड भी प्रेजेंट है और जहां पर सॉल्ट भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो वो एरिया कौन सा होगा, डी जो है वो आपका एरिया होगा जहां पर एसिड और सॉल्ट जो है वो दोनों प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन से क्या बन गया है, सॉल्ट बन गया है। ठीक है, और एक्सेस डाला है तो यहाँ पर इस पोजीशन पे एसिड भी प्रेजेंट है। सो डी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, in the reaction, just a minute, in the reaction of iron with copper sulfate solution। कॉपर सल्फेट की आयरन के साथ रिएक्शन दी गई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। यहां से क्या होगा, आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर प्लस आयरन सल्फेट। Which option in the given table correctly represent the substance oxidized and the reducing agent। तो आपको देखना है यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, आयरन जो है वो क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, देखिए आयरन जो है, आयरन यहाँ पे ऑक्सीडाइज होके क्या बन रहा है, FeSO4 बन रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। अब बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, जो दूसरे को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे रिड्यूस कौन हो रहा है, कॉपर सल्फेट जो है यहाँ पे रिड्यूस होकर क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है। क्लियर, और इसकी हेल्प कौन कर रहा है, इसकी हेल्प कर रहा है आयरन। क्लियर, तो आयरन ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा और आयरन ही यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसलिए आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीडाइज सब्सटेंस भी आयरन है और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो भी क्या है, यहाँ पे आयरन है। क्लियर। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज। तो आपकी जो केमिकल रिएक्शन है यहाँ पर कॉपर और ऑक्सीजन की, तो ये रिएक्शन कौन सी है, यहाँ पे क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनता है। रिएक्शन बैलेंस करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये देखिए, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। ठीक है, अगर आप इसको देखें, और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, लेकिन आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन दिया ही नहीं गया है, इसलिए ये आपका आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। सी इज द राइट आंसर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है,
Which of the given option correctly represent the parent acid and base of calcium carbonate? कैल्शियम कार्बोनेट जो आपके पास सॉल्ट है उसके आपको एसिड और जो बेस है पेरेंट एसिड वो बताने हैं। क्लियर? तो देखिए बहुत सिंपल है ये चीजों को पहचानना। CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके पेरेंट जो है एसिड और बेस बताने हैं। तो Ca, यहाँ पे Ca जो है आपके पास कौन सा जो है यहाँ पे हो सकता है, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। क्लियर? कैल्शियम सल्फेट जो है ये भी हो सकता है, बट यहाँ पे H3PO3 गिवन है, तो हमारे पास दूसरा क्या है, कार्बोनेट है। तो कार्बोनेट जो है वो हमारा यहाँ से जो है हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है, तो H2CO3 कार्बनिक एसिड हमारा वीक एसिड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये जो है हमारा पेरेंट बेस हो जाएगा। तो बी जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें जब सॉल्ट बनता है तो ये वाला पार्ट और ये कार्बोनेट जो है यहाँ से सॉल्ट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड वाइल डाइल्यूटिंग अ कंसंट्रेटेड एसिड? तो आप कैसे खुद को क्या करोगे, प्रोटेक्ट करोगे। ठीक है, जब आप क्या करते हो एसिड बेस को जो है क्या करोगे, डाइल्यूट करते हो। तो डाइल्यूट करते हुए क्या ध्यान देने वाली बात है, बाय एडिंग एसिड टू वाटर विद कांस्टेंट स्टरिंग। तो ये ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा कि जब भी हम डालें तो हमें एसिड को वाटर में ऐड करना चाहिए और कांस्टेंट जो है स्टरिंग करनी चाहिए। बाकी ऑप्शन सारे आपको गलत दिए गए हैं, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कौन सी होती है, अनबैलेंस्ड जो इक्वेशन होती है उसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और क्यों इसको जो है बैलेंस करना जरूरी है, तो इसको बैलेंस करना जरूरी है अकॉर्डिंग टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मास बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको दिया गया है आपकी एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे, केयरफुली स्टडी the diagram of the human respiratory system with labels A, B, C and G. Select the option which gives correct identification and the main function or characteristic. तो ये आपको यहाँ पर बताना है, आपको डायग्राम दिया गया है, इसको केयरफुली समझना है और करेक्ट आइडेंटिफिकेशन देनी है कि किसका कौन सा फंक्शन है। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे क्या है, फर्स्ट है हमारा ट्रेकिया। तो ट्रेकिया जो है इसका फंक्शन है, इट इज सपोर्टेड बाय बोनी रिंग्स फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर। तो अब इसमें क्या गलती है यहाँ पे कि ये बोनी रिंग्स नहीं होती हैं, ट्रेकिया के अंदर जो रिंग्स होती हैं वो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। ठीक है, कौन सी रिंग्स होती है स्टूडेंट्स, कार्टिलेजिनस रिंग्स, कार्टिलेज की बनी होती हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये जो है आपका ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए। बी देखते हैं, रिब्स व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम सांस छोड़ते हैं देन रिब्स आर लिफ्टेड, तो हमारी जो रिब्स हैं वो लिफ्ट कर जाती हैं। तो ऐसा नहीं है बच्चों, जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी रिब्स लिफ्ट नहीं करती, जब हम सांस लेते हैं तब हमारी रिब्स लिफ्ट करती हैं। तो बी आंसर भी आपका गलत हो गया। थर्ड हम अगर देखें यहाँ पे एल्विलाई, तो एल्विलाई जो है वो क्या होती हैं, जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, ये हमारे क्या है, दीज आर द एल्विलाई, थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो बिल्कुल जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस की साइट है दैट इज द एल्वियोलाई। सी जो है ये बिल्कुल ठीक है। बात करते हैं डी की, डायाफ्राम, इट इज, ये जो है क्या है, ये फोर्थ वाला ये हमारा डायाफ्राम है एंड इट इज पुल्ड अप व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, अंदर सांस खींचते हैं तो ये पुल्ड अप हो जाता है। ऐसा नहीं है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये पुल डाउन हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, ताकि मैक्सिमम जो एयर है वो हमारी अंदर आ सके। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। सो यहाँ से सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? आई होप आपको ये पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंडिकेट द करेक्ट एंजाइम दैट इज सिक्रेटेड इन लोकेशन ए, बी एंड सी। तो आपको बताना है कि कौन सा एंजाइम जो है ए, बी, सी से सिक्रीट होता है। सो देखिए फर्स्ट से ये माउथ है, तो माउथ में अमाइलेज एंजाइम हमारे सिक्रीट करते हैं, क्लियर है। सेकंड ये हमारा क्या है,
सेकेंड ये स्टमक है, तो स्टमक में पेप्सिन एंजाइम सिक्रीट करते हैं। एंड थर्ड जो दिया गया है, थर्ड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पे जो सिक्रीशन होता है वो आपका ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। कौन सा होता है स्टूडेंट्स? ट्रिप्सिन एंजाइम। क्लियर है? जो कि ये देखिए यहाँ पे जो है आपकी जो पेनक्रियाज होती है उसकी डक्ट जो है होती है, और यहाँ पे सिक्रीशन किसका होगा? ट्रिप्सिन एंजाइम का, अकॉर्डिंग टू जो ऑप्शन गिवन है। तो यहाँ पे आपका बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। फर्स्ट में अमाइलेज, सेकंड में पेप्सिन एंड थर्ड में रहेगा आपका ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स ऑन। ओपनिंग और क्लोजिंग होती है जो स्टोमेटल पोर की, ये क्या होता है? ये होता है स्टोमेटल पोर, ये है गार्ड सेल्स, और इसके चारों तरफ होती हैं एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, ये है स्टोमेटल पोर। यहीं से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का एक्सचेंज होता है। सो ये जो स्टोमेटल पोर है इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है वो आपको बताना है। तो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग ये वाटर कंटेंट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, वाटर कंटेंट इन द गार्ड सेल इसके ऊपर डिपेंड करती है। सो डी विल बी द राइट आंसर। बाकी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, दीज ऑल आर रॉन्ग ऑप्शंस। क्लियर? Now, question number 14 है, the figure given below shows a schematic plan of blood circulation in humans with label first to fourth. Identify the correct label with its function. तो आपको पहले लेबलिंग जो है वो देखनी है और उसके फंक्शन देखने हैं। सो फर्स्ट दिया गया है, ये है हमारी पल्मोनरी वेन, तो हमारी लेबलिंग ठीक है, ये हमारी पल्मोनरी वेन है। इट टेक्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट, तो ये इसका फंक्शन गलत है, ये इम्प्योर ब्लड नहीं बल्कि जो प्योर ब्लड है उसको क्या करती है, उसको जो है लंग्स से लेकर और राइट जो हमारा लेफ्ट जो हमारा एट्रियम है उसको देती है। सेकंड देखिए बी, सेकंड दिया गया है पल्मोनरी आर्टरी, तो ये जो है पल्मोनरी आर्टरी शो की गई है, बट ये पल्मोनरी आर्टरी नहीं है, ये अरोटा है, इसलिए ये हमारा वैसे ही गलत हो गया, ये जो है रॉन्ग आंसर है। थर्ड दिया गया है अरोटा, तो ये हमारा अरोटा नहीं है, ये अरोटा है, जबकि ये पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया, और इसका फंक्शन भी ये गलत है। इट टेक्स ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट, ये इसका फंक्शन नहीं है। अरोटा जो है वो पूरे बॉडी पार्ट में जो ब्लड है उसको भेजता है। क्लियर? तो ये भी हमारा ऑप्शन सी गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन डी है वेना केवा, तो ये है वेना केवा एंड इट टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट टू द राइट ऑरिकल, तो ये बिल्कुल ठीक है कि ये बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर राइट ऑरिकल में भेजता है। सो यहाँ पे इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्लियर? डी इज द राइट आंसर, और 2 की हमारी लेबलिंग गलत है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द फेजेस ऑफ सर्कुलेशन which is represented in the diagram of heart given below. Arrow indicate contraction of the chamber shown. तो यहाँ पे जो एरो है वो क्या दिखा रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और जो वेंट्रिकल है उनका कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर क्या बताना है, फेजेस ऑफ सर्कुलेशन जो कि डायग्राम में रिप्रेजेंट किए गए हैं। ऑप्शन ए ब्लड ट्रांसफर टू द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ऐसा नहीं हो रहा है, ऑप्शन गलत है। ब्लड इज ट्रांसफर टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक है, ऑक्सीजनेशन के लिए जा रहा है। एंड इज पम्प्ड इनटू वेरियस ऑर्गन, और अदर ऑर्गन्स में ये ब्लड ट्रांसफर किया जा रहा है, तो बी जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन है। सी भी देख लेते हैं, ब्लड ट्रांसफर टू द राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल साइमल्टेनियसली, गलत है। ब्लड इज रिसीव्ड फ्रॉम लंग्स, लंग्स से रिसीव नहीं हो रहा है बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये बाहर निकल रहा है। जब वेंट्रिकल होता है, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी जब क्या होता है यहाँ पे, जब सिस्टोल होता है, ये कौन सा फेज है, ये सिस्टोलिक फेज है। क्लियर? जहाँ पे वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रेक्शन कर रहे हैं, तो डी भी हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। सारे डायग्राम जो है आपको यहाँ पे लगभग कवर कर दिए गए हैं। देखिए, ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे ही लेबलिंग दी गई है। नाउ मैच द लेबलिंग रेफर्ड इन कॉलम 1 एंड कोरिलेट विद द फंक्शन इन कॉलम 2, तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा फंक्शन जो है वो कौन से पार्ट का है। क्लियर? सो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, फर्स्ट आपको जो दिया गया है, फर्स्ट जो है हमारी, जस्ट अ मिनट, फर्स्ट देखिए ये पार्ट है आपका। क्लियर? फर्स्ट है द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड ऑन फूड द ऑर्गेनिज्म ईट, तो ये हमारा नहीं है, हमारा फर्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज
आपका हो जाएगा। सेकंड देखिए बी, इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन। तो माउथ में हमारा स्टार्च डाइजेशन का इनिशियल फेज होता है, क्योंकि माउथ से ही सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम जो है वो इसके ऊपर जो काम करना शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट का हमारा बी रहेगा। सेकंड का जो है, देखिए सेकंड क्या है, सेकंड है लीवर। क्लियर है। सो सेकंड हमारा लीवर है। सो लीवर का फंक्शन क्या रहेगा, दैट इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज एंजाइम एक्शन। तो लाइपेज एंजाइम जो है उसके एक्शन की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। और थर्ड है हमारा, थर्ड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन दैट द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड ऑन फूड एंड ऑर्गेनिज्म ईट। तो थर्ड का हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड का हमारा यहाँ पर देखिए थर्ड का बच्चों यहाँ पर डी हो जाएगा। दिस इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एंड फैट। और फोर्थ यहाँ पर, फोर्थ भी क्या है, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन है। एंड द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड ऑन फूड द ऑर्गेनिज्म ईट। तो ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन है, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन है। फोर्थ का हमारा ए हो जाएगा। अब हमें देखना है ऑप्शन में कि फर्स्ट का बी किस में है और सेकंड का सी किस में है, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरचेंज किए जा सकते हैं, ए और डी। तो फर्स्ट का बी हमारा, देखिए फर्स्ट का बी हमारा इसमें भी है और यहाँ पर भी है, बाकी ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए। अब सेकंड का सी किस में है, सेकंड का सी हमारा बी वाले ऑप्शन में है, तो बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा बिल्कुल एकदम क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 17। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी इन अ पेशेंट टीथ। पेशेंट टीथ में कौन सा मिरर यूज होता है, डेंटिस्ट कौन सा यूज करते हैं, तो उसमें करते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, क्योंकि उसमें एक सिचुएशन ऐसी आती है जब इमेज जो है वो रियल होती है और एनलार्ज होती है, कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर में एक जो हमारी रे डायग्राम है वो होता है जिसके इमेज हमारी वर्चुअल होती है बट वो एनलार्ज होती है, इरेक्ट होती है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। विच डायग्राम शोज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन बाय ए कन्वर्जिंग लेंस। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा डायग्राम इमेज फॉर्मेशन शो करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्क्रीन पे बाय ए कन्वर्जिंग लेंस। सो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये डायग्राम जो है हमारे क्या है, ये सारे डायग्राम हमारे गलत हैं। जो एग्जैक्ट डायग्राम यहाँ पर हमारा है वो है सी। ठीक है, सो सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। सो इसमें आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर एज वेल एज कॉनकेव लेंस, टू प्लेन मिरर प्लेस्ड एट 90 टू ईच अदर एंड कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉनकेव लेंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है। कंसीडर दीज इंडेक्सेस ऑफ रिफ्रैक्शन। ग्लास ग्लास की जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी गई है, एयर की दी गई है, एयर की 1 होती है। ठीक है, वाटर 1.333। बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ 3 मटेरियल्स अरेंज द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू दैम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपको यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या करनी है, वो अरेंज करनी है। क्लियर। तो देखिए जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उतना ही मीडियम जो है वो रेयरर होता है। ठीक है, जितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ती है उतना मीडियम डेंसर होता चला जाता है और जितना मीडियम रेयरर होगा उतनी ही स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम के अंदर ज्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है स्पीड ऑफ लाइट वो किस में होगी, एयर में, उसके बाद रहेगी वाटर में और उसके बाद रहेगी ग्लास में। सो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा एयर, वाटर एंड ग्लास। सो सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, बाकी आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है। If a beam of red light and a beam of violet light are incident on the same angle on the inclined surface of a prism from air medium and produce angle of refraction R and V, then respectively which of the following is correct? सो इसमें आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि वायलेट लाइट जो है वो ज्यादा बैंड होगी। क्लियर है। सो जो वायलेट का जो एंगल है वो क्या रहेगा, वो यहाँ पर ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा हमारा। ये दिया गया है आपको
एग्जामिन द अबव फिगर एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपको यहाँ पे ये कॉन्केव मिरर दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको दिया गया है 1 स्मॉल बॉक्स इन द फिगर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये जो है आपका एक स्मॉल बॉक्स, ये आपका 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। ये आपको स्केल दिया गया है। नाउ ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पे आपको, द मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ -6 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सी की जो है यहाँ पे, ये जो है आपकी कितनी है 6 है, और अगर हम देखें 1 2 3 तो एफ आपकी कितनी है 3 है। क्लियर है। सो मिरर की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है -3 है। तो आप देख ले -3 किस में है, ये है -3, एंड विल प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। मैग्निफिकेशन जो रहेगी उसकी वो कितनी रहेगी, वो -1 रहेगी। क्लियर है। तो आपका यहाँ पर बी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि आप देखिए जब सी पर ऑब्जेक्ट है तो हमारा जो रे डायग्राम से जो डायग्राम बनेगा वो भी कहाँ पर बनेगा, सी पर बनेगा, और इक्वल साइज का होगा। और इन्वर्टेड होगा तो इन्वर्टेड के लिए माइनस लगाया, और इक्वल साइज के लिए हमने 1 लगाया। इसीलिए जो मैग्निफिकेशन है वो कितनी रहेगी, वो -1 रहेगी। सो यहाँ पर बी इज द राइट ऑप्शन। आई होप स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्या दिया गया है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास। देखिए ये एयर मीडियम है और ये जो है आपका ग्लास मीडियम है। एयर टू ग्लास एट द पॉइंट ओ, ये एट द पॉइंट ओ ऑन द हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब इज। तो ये जो एंगल है ये कितने एंगल है ये आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी रे है वो बिना डेविएट हुए जो है दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई भी किसी तरह की कोई डेविएशन नहीं है। और अगर यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं है तो हमारा जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, 0 डिग्री। क्लियर है। कोई डेविएशन नहीं है तो एंगल 0 डिग्री रहेगा। आपको ओ पॉइंट देखना है, ये पी पॉइंट ना देखें, ओ पॉइंट देखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, ए प्रिज्म ABC with BC as the base is placed in different orientation. A narrow beam of white light is incident on the prism as shown in below figure. In which of the following diagram after dispersion the third color from the top of the spectrum correspond to the color of the sky? ठीक है, यानी आपको क्या बताना है यहाँ पे, ये बताना है कि एक नैरो बीम जो है लाइट की जब जो प्रिज्म है उसके ऊपर इंसिडेंट की गई, तो कौन से डायग्राम के अंदर आफ्टर डिस्पर्जन जो थर्ड कलर है, थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्पेक्ट्रम, वो जो है स्काई के कलर से क्या होगा, उसके कॉरस्पॉन्ड रहेगा। सो इसका जो आंसर आपका रहेगा, इसका आंसर आपका बी जो है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये वाली पोजीशन होगी, क्योंकि देखिए आप जो है GYOR ऐसे लिखते हो विबग्योर। ठीक है, तो थर्ड कलर जब हमारा नॉर्मल जो स्कैटरिंग होती है उसके अंदर कलर सबसे ऊपर कौन सा होता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। अब आपको थर्ड कलर टॉप से क्या लेकर आना है, ब्लू कलर लेकर आना है। तो क्या होगा, जो प्रिज्म है उसका पोजीशन जो है कुछ ऐसा होना चाहिए, तो जो है हमारा जो डिस्पर्जन है वो ऑपोजिट होगा। क्लियर है। तो इसीलिए ये आंसर हमारा तब जो है ऐसे आएगा ना, VIB। क्लियर है। तो ऊपर से थर्ड पे टॉप तब आएगा। सो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम अपना सेक्शन B वो करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर न्यू हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में सेक्शन B में। टेक केयर, बाय बाय।